हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई प्रेम कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 3 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुबह जब सांवरी की आंख खुली तो उसने खुद को माधव की बाहों में पाया। अपनी और माधव की हालत देखकर डर गई। सांवरी ने माधव को अपने से दूर धकेल दिया, जिससे वो बेचारा सीधा बेड से नीचे गिर गया। भूकंप आया है क्या जो मैं नीचे गिर गया? फिर सामने सांवरी को देखकर, रोज सुबह मुझे ऐसे ही उठाने का विचार है क्या तुम्हारा? सांवरी चिढ़कर, आप मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर मेरे साथ ऐसी हालत में क्या किया आपने? रात को वही जो शादी की पहली रात एक पति अपनी पत्नी से करता है। अरे मेरी गजनी बीवी, कल हमारी शादी हुई है और आज तुम कह रही हो हम आपके हैं? कौन? मतलब ऐसा गजब कौन करता है? सांवरी बिना कुछ कमरे को देखती है। उसे रात की सारी बातें याद आते ही शर्म से नजरें झुका लेती है। लड़खड़ाती जुबान से माधव से कहती है, आप शायद, आपको ऐसी हालत में देखकर मैं घबरा सी गई और सब भूल गई। सॉरी। कैसी हालत? हालत तो मेरी खराब कर दी तुमने, कमर तोड़ दी मेरी। कौन शादी की पहली सुबह अपने पति को ऐसे उठाता है? माधव शांवरी को परेशान करते हुए बोला। शांवरी ने माधव को घूरते हुए कहा, ऐसी हालत? फिर माधव को मुस्कुराते हुए देखकर वो झट से वापस कंबल में घुस गई। माधव बेड पर बैठते हुए, हाय राम, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। सच में ज्यादा लग गई। हाँ, आप लेटिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। मुझे दवा की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मेरे हर दर्द की दवा तुम हो। उसने सांवरी को अपनी बाहों में खींचते हुए उसके होठों को अपने होठों से लोग कर दिया। सांवरी ने भी खुद को उसके हवाले कर दिया। दोपहर का समय था, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। पवित्रा परम आनंद को खाना खिला रही थी। पीछे से सांवरी उसकी पीठ पर अपना सर टिकाए बैठी थी। क्या हुआ शावी, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस नींद आ रही है। क्या हुआ, रात में ठीक से सोई नहीं? तुम भी कमाल करती हो पवित्रा, अपनी फर्स्ट नाइट में कौन सोता है? रही बात क्या हुआ तो सब कुछ हो गया। क्यों शांवरी? लावण्या भाभी ने चुटकी लेते हुए कहा। शांवरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पवित्रा के कंधे पर ही सर झुकाए रखा। वैसे माधव, सुबह तुम्हारे कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी, क्या गिरा था? लावण्या ने फिर माधव की चुटकी ली। वो भाभी, मेरा मतलब मेरा कंबल गिरा था। इतनी तेज कंबल गिरा कि उसकी आवाज बाहर तक पहुंच गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि शांवरी ने तुम्हें बेड से नीचे पटक दिया हो? शांवरी को तो खांसी आ गई, बाकी सब हंसने लगे। माधव झेंप सा गया। क्या भाभी जी, क्यों परेशान कर रहे हो दोनों को? पवित्रा ने शांवरी को पानी देते हुए कहा। कितनी सीधी है मेरी शांवरी, बिल्कुल बिना सींग की गाय की तरह। पवित्रा ने भी उसकी चुटकी ली। शांवरी के गले में पानी अटक गया, वो खांसने लगी। इसी तरह से हंसी मजाक में शाम हो गई। शाम को शांवरी और माधव की रिसेप्शन पार्टी। चांदी जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों की आवाज से पवित्रा की तंद्रा टूटी। वो इस गीत को सुनकर भावुक हो अपनी आंखें मूंद कर बस खड़ी थी। शांवरी को उसकी हालत का अंदाजा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। पवित्रा ने सामने देखा तो डॉक्टर बत्रा हाथ में माइक पकड़े उसे ही देख रहे थे, साथ ही मेहमानों से बात कर रहे थे। सब उनके गाए गीत की तारीफ कर रहे थे, मगर पवित्रा बेचैन हो गई थी। फिर भी उसने खुद को संभाल रखा था। पावी, तू ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। तू प्रोग्राम को एंजॉय कर और माधव पर ध्यान दे। फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए, शावी आज का दिन बहुत स्पेशल है, इसे मेरी वजह से खराब मत कर। मैं ठीक हूँ और तुझे खुश देखकर और ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये गाना सुनकर तू कुछ नहीं, गाना ही तो है, कोई भी गा सकता है ना? मैं जरा परम आनंद को देखती हूँ, कहीं वो वंदना जी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। पवित्रा को दूसरी तरफ जाते हुए देखकर डॉक्टर बत्रा भी उसके पीछे चल दिए। थोड़ी ही दूरी पर वंदना जी चारों बच्चों को साथ एक टेबल पर बैठी हुई दिखी। वो भी सीधा वहीं गई। मम्मा, परम आनंद दोनों पवित्रा से लिपट गए। आप दोनों ने आंटी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नो मम्मा, बिल्कुल भी नहीं, बस ये छुटकू अन्नू बार बार वॉशरूम जा रहा था। जरूर इसने कोल्ड ड्रिंक पी होगी और ठंड की वजह से बार बार वॉशरूम। और परम, आपने रोका क्यों नहीं? मम्मा, मैंने और आंटी ने रोका था, पर ये छुटकू नहीं माना, ना ही श्री ने। पवित्रा, तुम चिंता मत करो, आनंद को मैंने अदरक वाला गर्म काढ़ा भी पिला दिया है। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 2 घूंट थी और काढ़ा पूरा 1 कप। वंदना जी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाकर कहा। फिर दोनों ही मुस्कुरा दी। मम्मा, मेले को फिर वॉशरूम जाना है और पियो कोल्ड ड्रिंक। अभी घर चलकर 1 कप और कड़वा काढ़ा पीना पड़ेगा।
नो मम्मा प्लीज, छोली अब नहीं, तोल्दलिंग नहीं पीऊंगा प्लीज, आनंद ने कान पकड़ते हुए पवित्रा से कहा। उसने भी हंसकर उसे गोद में उठाकर चूम लिया। मम्मा मैं भी। हाँ तुम भी, पवित्रा ने परम को भी चूमकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पीछे से डॉक्टर बत्रा कुछ दूरी पर खड़े होकर ये शब्द देखकर उनको यकीन करना मुश्किल हो रहा था। पहले पवित्रा का शादीशुदा होना, फिर दूसरा बड़ा झटका उसका 2 बच्चों की माँ होना। उन्हें लगा शायद वो कोई बुरा सपना देख रहे हैं। वो थोड़ी देर पहले की बात सोचने लगे। कुछ देर पहले डॉक्टर बत्रा को कहीं से पता चला कि पवित्रा को सफेद मोगरा बहुत पसंद है, तो उन्होंने भी सफेद मोगरे का गुलदस्ता लिया और पहुंच गए माधव सांवरे की रिसेप्शन पार्टी में। उन्होंने सोचा ये गुलदस्ता देने के बहाने इशारों में ही अपने दिल की बात कहूंगा अपनी पवित्रा से। डॉक्टर बत्रा सीधे स्टेज पर पहुंचकर सांवरी माधव को बधाई और गिफ्ट दिया। तभी उनकी नजर सांवरी के बगल में खड़ी एक लड़की पर रुक गई, जो लावण्या भाभी की किसी बात पर धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर बत्रा ने उसे गौर किया। ऑरेंज गोल्ड कॉम्बिनेशन में साड़ी, हाथों में मैचिंग चूड़ी, माथे पर ऑरेंज बिंदी, आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ मैचिंग लिपस्टिक, मांग में वही नारंगी सिंदूर, गले में सबसे हटकर मंगलसूत्र जिसमें दोनों तरफ त्रिशूल और रुद्राक्ष, बीच में ओम का पेंडेंट। उस लड़की का चेहरा उगते हुए सूर्य की तरह नारंगी लालिमा लिए हुए दमक रहा था। बत्रा ने गौर से देखा तो 2 कदम पीछे हो गया। उन्होंने सोचा कोई भ्रम हुआ है। फिर ध्यान से देखा तो खासकर उसकी भरी हुई मांग को तो गुस्से और अफसोस से मुट्ठी भींच ली, जिससे मोगरे के फूल मसल कर रह गए। वो लड़की कोई और नहीं पवित्रा थी। मैंने जिसे जिंदगी बनाना चाहा, वो पहले ही किसी और की जिंदगी में शामिल है। अरे भाई बत्रा साहब, सुना है आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, तो आज कुछ अच्छा सा आपकी पसंद का हो जाए। आए हुए मेहमानों में से किसी ने उनको पकड़कर देखकर कहा और माइक पकड़ा दिया। बत्रा को अभी भी ठीक से यकीन नहीं हो रहा था कि पवित्रा विवाहित है। वो अपने आप में ही खोए हुए ही गाना शुरू कर दिया था, जिसे सुनकर पवित्रा असहज हो गई थी। हेलो दोस्तों, अब बारी है दुल्हा दुल्हन की। लावण्या की आवाज से बत्रा अपनी सोच से बाहर निकलकर वर्तमान में आए। सामने देखा, पवित्रा अपने दोनों बच्चों को कपड़े सही कर रही थी। साथ ही किसी बात पर तीनों माँ बेटे हंस भी रहे थे। स्टेज पर सांवरी माधव एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। जैसे ही गाना शुरू हुआ, दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई और गाना ये था, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में कलाई में। सारे लड़के एक साथ सीटी बजाते हुए माधव जोश में आकर सांवरी की कमर को पकड़कर उसे हिलाते हुए, पल पल हर पल तेरी लगन तेरी अदाएं ले गई मन, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी का रंग, उस पे ये शर्माने का ढंग। सांवरी ने माधव को हल्का सा धक्का देते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए, हाँ मैं शर्माई प्यार की लड़ाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में कलाई में। सांवरी अपनी बाहों को लहराते हुए, कमर को हिलाते हुए माधव के पास आकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बेचैनी से तड़पती रही। माधव ने उसकी कमर को पकड़कर उसे पलटकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाते हुए, निंदिया न आई प्यार की लड़ाई में, जागा मैं अकेला रजाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में। माधव ने उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमा दिया। हाँ तो दोस्तों, हमारे प्यारी लवी डवी कपल धमाल परफॉर्मेंस के बाद बारी आती है दुल्हन की दोस्त कम बहन ज्यादा डॉक्टर पवित्रा की। एक बार फिर लावण्या भाभी की आवाज सुनाई दी। पवित्रा सांवरी माधव की बलाइयां लेते हुए, बहना री बहना ओ प्यारी प्यारी बहना, पिया घर जाएगी, चमकेगी तेरी बिंदिया मेहंदी रंग लाएगी, देखेगा सारा जमाना घड़ी ये खुशियों की आई, चमकेगी तेरी बिंदिया मेहंदी रंग लाएगी। पवित्रा की आंखों में पानी भर आया। उसने सांवरी को गले से लगा लिया। इधर माधव लगातार सांवरी को परेशान किए हुए था और सांवरी चिड़चिड़ा रही थी। दरअसल उसे पवित्रा से मिलना था। वो जानती थी कि पवित्रा दिखा नहीं रही है, लेकिन अंदर से वो कमजोर हो गई होगी। उसे डॉक्टर बत्रा और उसके गाए गीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में उसने माधव को कस के झिड़क दिया। तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली।
पीछे पलटकर देखा तो माधव कमरे से जा चुका था। सावी की आंखों में आंसू आ गए। पवित्रा खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठी थी। उसने निर्मल की तस्वीर को ऐसे सीने से लगाए बैठी हुई थी जैसे सच में निर्मल उसके करीब है। वो अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसे शामरी के आने का पता नहीं चला। सावरी ने पवित्रा की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसके सीने में दर्द सा उठा और आंसू उसके गले में ही अटक गए। उसने ऊपर मुंह करके ठंडी सांस ली और मन ही मन बोली, माँ विंध्यवासिनी, तू कब तक इसकी परीक्षा लेगी? अलग ही करना था तो दोनों को मिलाया ही क्यों? तू माँ है ना, तो माँ बनकर इसके दुखों को काट। दुखी देना है तो मुझे दे दे, पर मेरी पावी की आंचल में खुशियां भर दो माँ। शांवरी पवित्रा के पीछे बैठकर उसका सर सहलाते हुए बोली, पावी तू अभी तक सोई नहीं? पवित्रा उसकी आवाज सुनकर वर्तमान में आई। वो तुरंत पलटकर सांवरी के गले से लगकर बिखर गई। उसकी सिस्टियों से और दर्द भरी बातों से सांवरी के साथ कमरे की दीवारें भी रो पड़ी। कमरे के बाहर खड़ा माधव भी खुद को संभाल नहीं पाया और नम आंखों के साथ बाहर आंगन में झूले पर बैठ गया और पवित्रा सांवरी के बारे में सोचने लगा। बहुत देर तक रो लेने के बाद उसकी कोई हरकत ना महसूस कर सांवरी ने उसे अपने से अलग कर देखा तो वो बेहोश हो गई थी। लगता है इसे फिर से पैनिक अटैक आया है। उसने जल्दी से माधव को मैसेज कर अपनी मेडिकल किट लेकर आने को कहा। क्या हुआ पवित्रा को? वही जिसका मुझे डर था। पावी जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रही है और जिसकी पैनिक होकर बेहोश हो गई है, और ये सब उस कान खजूर बत्रा के गाने की वजह से हुआ है। जी कर रहा है उसका मुंह तोड़ दूं अभी जाकर। ऐसा क्या है इस गीत में? आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये खाली गीत ही नहीं, जीजू का प्यार, उनके जज्बात, साथ ही वो अनगिनत रूहानियत पल भी समेटे हुए हैं। जीजू और पावी एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए हैं। इनका प्यार कोई साधारण प्यार नहीं है, रूहानियत से भरा इश्क है। बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे दोनों, बिना कहे ही अपनी अनकहे बातें समझा दिया करते थे दोनों। लेकिन जीजू जब ज्यादा खुश होते या उन्हें पवित्रा की तारीफ करना होता या उसे छेड़ना, तो वो यही गजल गाकर अपना प्यार लुटाते थे। उस वक्त का चेहरा कमल के फूल की तरह खिल जाता था मेरी पावी का। जानते हैं डॉक्टर साहब, हम जिसे भ्रम, मजाक या बीमारी कहते हैं, वो मेरी पावी की जिंदगी की सच्चाई है। मतलब पावी बचपन से ही सपनों में डर जाया करती थी। उसे हमेशा से दो जोड़ी आंखें और एक चेहरा दिखता था, लेकिन धुंधला। जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, सपने की तस्वीर साफ होती गई। जब 14 साल की हुई तो पहली बार इसने अपने सपने में दिखने वाले चेहरे का स्केच बनाया। पता है वो स्केच किसका था? किसका? जीजू का। माधव हैरान होकर सांवरी को देख रहा था। जब मैंने पूछा ये कौन है तो बोली पता नहीं, पर बहुत अपने से लगते हैं। इनकी आंखों की गहराई मुझे अपनी तरफ खींचती है। इनमें डूब जाने को दिल करता है। इन्हीं में अपने सपनों को देखती हूँ। तमन्ना है तुम संग बिताऊं अपनी भोर और सांझ। अब जिंदगी बस तुम्हारी यादों के हिस्से है। सुबह 7 बजे सांवरी की आंख खुली तो देखा पवित्रा अभी भी सुकून से सो रही है। वो उससे धीरे से अलग होकर अपने कमरे में चली गई फ्रेश होने के लिए। कल के प्रोग्राम की वजह से सब थक गए थे। घर में सब अभी तक सो ही रहे थे। सांवरी अपने कमरे में आई, देखा माधव अभी तक सो रहा है और आधे से ज्यादा ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा हुआ है। उसने ब्लैंकेट बेड पर रखा और माधव को सही से ढकने लगी। इस दौरान सांवरी की नजर माधव के चेहरे पर गई। उसे बहुत गौर से देखने लगी। आज से पहले उसने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज ये गुस्ताख नजरें उसके चेहरे से हटना ही नहीं चाहती थी। गोरा रंग, चौड़ा माथा, भूरी रंग की बोलती हुई टिमटिमाती आंखें, लंबी नाक, गोल ठुड्डी, हल्की बियर्ड में झांकते लाल होठ। उसके होठों पर नजर जाते ही सांवरी के होठ गला सूखने लगते हैं। वो धीरे से उसके होठों पर अंगुली फेरकर खुद में ही सिमटने लगी। अचानक माधव ने उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। क्या ऐसे क्यों बेकरार होकर इतनी चाहत भरी नजरों से देख रही हो जानिया? ये सब कुछ तुम्हारा ही है, लाइफ टाइम के लिए। ये थरथराते होठ, ये उठती गिरती निगाहें, ये शिहरता बदन, उफ। कहते हुए माधव ने उसे अपने आगोश में लेकर अपने दहकते हुए होठों को उसके नाजुक होठों पर रख दिया। सांवरी ने भी कोई विरोध नहीं किया, वो भी उसके एहसास में खोने लगी। थोड़ी देर बाद माधव ने उसके होठों को आजाद किया। अब बताओ, इतने गौर से क्या देख रही हो?
ये नक्शा पसंद नहीं आया? आप जाग रहे थे? नहीं, लेकिन तुम्हारी नजरों की तपिश ने सोने भी नहीं दिया, बेचैनी और बढ़ा दी। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं आज पहली बार एक पत्नी के नजरिए से अपने पति को देख रही थी। पहले नहीं देखा क्या? पहले आप प्रेमी थे, लेकिन अब मेरे सब कुछ। सब कुछ? हाँ, पावी के बाद अब सब कुछ आप ही हो, जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं, शावरी ने भावुक होकर कहा। जब इतनी चाहत भरी हुई है मेरे लिए तुम्हारे दिल में, तो कभी जताती क्यों नहीं? मुझे जताना नहीं आते, जानते हैं ना आप, ऐसी ही हूँ। लेकिन एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी अपने पति को ये एहसास करवाए कि वो उसे कितना चाहती है। माधव ने मदहोश हो उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, जिससे एक बार सांवरी फिर से सिहर उठी। सांवरी माधव की आंखों में खोते हुए, इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया, हद से ज्यादा, हद से पार हो गया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोते हुए, माधव उसे करवट ले उसके ऊपर आते हुए, शावरी उसकी बाहों में सिमटते हुए, मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क है तेरा होने से, तेरा साथ कटे दिन रात से। माधव उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए, चेहरे को यूं देखा करे हम, लेके तुझे इन बाहों में। शावरी उसे अपनी बाहों में समेटते हुए, इस कदर हमें, दोनों एक दूसरे की बाहों में भरते हुए, आंखें ये मुझसे कहे, बस तुमको ये तकती रहे, तू ही तू बसा दिल में हरदम बेपनाह, दिल जो चाहे दे दो तुझको। दोनों एक दूसरे में डूबते चले गए। घंटे भर बाद सांवरी माधव की बाहों में कशमशाई, अब छोड़िए भी डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माधव ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। प्लीज शावरे। शावरे, हाँ, शाबरी की शावरे। अब से वो भी सिर्फ अकेले में कहूंगी। वैसे मुझे आपको थैंक यू और सॉरी भी बोलना है। वो क्यों मेरे शावरे बलम? मैंने आपको डांटा उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने मुझे समझा उसके लिए थैंक यू। अच्छा उठिए, मुझे पावी को भी देखना है। कहते हुए वो बिना अपनी हालत पर ध्यान दिए उठकर वॉशरूम की तरह जाने को हुई, तो माधव ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। क्या? माधव ने उसकी हालत पर इशारा किया। सांवरी ने शर्माकर अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा लिया। माधव ने शरारत से कहा, तो अब नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल हाँ। माधव मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। सांवरी भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर खुद को एक बार माधव को सौंप दिया। किसी ने सही कहा है, हंसी तो फंसी। धत, कितने बड़े बेशरम हैं आप। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी जान। दोपहर की धूप में पवित्रा आंगन में झूले में बैठी हुई थी। सारे बच्चे खेल रहे थे। पवित्रा उन्हें देख थोड़ा खुश थी। शावरी सबके लिए चाय लेकर आती है। पावी, तू अब ठीक है ना? हाँ, मुझे सच में उस वक्त तेरी जरूरत थी, जानती हूँ, इसीलिए आई थी, पर यार मैंने तेरी रात खराब कर दी। अब तू थप्पड़ खाएगी, और नहीं तो क्या। पवित्रा तुमसे बढ़कर कुछ नहीं, ऐसी बहुत सी रातें आती जाती रहेगी, क्यों जानिया? शावरी ने उसे घुरकर देखा, वो शक पका गया। पवित्रा को ये देखकर हंसी आ गई। कोई नहीं, तुम मेरे सामने इसे जानिया कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम इस झल्ली को पप्पी हगी गोद में उठाना सब कर सकते हो, बस कुछ चीजों को छोड़कर, पवित्रा ने हंसते हुए कहा। माधव शावरी दोनों मुंह खोले पवित्रा की बात सुन रहे थे। इतने में आनंद आता है और दोनों के मुंह में एक एक पीस चॉकलेट डालकर कहता है, अले अब तो मुंह बंद कर लो, छाबी मोची ओल मेदी अंतल, नहीं तो मत्थी धुस जाएगी। पवित्रा आनंद की बात सुनकर और ज्यादा खिलखिला उठी। लो, अब तो मेरे बच्चों ने भी तुम दोनों का मुंह भी मीठा कर दिया। अगले दिन पवित्रा को थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना था, डॉक्टर बत्रा से किसी जरूरी केस को डिस्कस करने के लिए। जैसे ही पवित्रा हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ने लगी, उसका दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे निर्मल का एहसास फिर से होने लगा। अचानक लगा जैसे निर्मल ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुराते हुए निर्मल खड़ा था। जानम, देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ। पवित्रा उसको ही देख रही थी कि कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर पवित्रा, आप यहाँ क्यों खड़ी है? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। केस डिस्कस करने के लिए आइए। पवित्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो उदास होकर अंदर चली गई। देखिए डॉक्टर, आपकी इन 2 महीनों की छुट्टियों में थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस फाइल को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपके वापस ज्वाइन करते ही हमें इस केस पर एक टीम बनाकर काम करना है। ये केस अपने आप में एक चैलेंज बन गया है। सर, ये किस तरह का केस है?
ये एक कोमा पेशेंट का केस है। इसके बॉडी के सारे ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है, फिर भी इसके जीने की इच्छा इतनी मजबूत है, या यूं कहूं तो इसे किसी की मोहब्बत और दुआ ने रोका हुआ है ये दुनिया छोड़ने से। लेकिन सर, पेशेंट की ऐसी हालत हुई कैसे? दरअसल ये एक तभी पवित्रा की फोन की घंटी बज उठी। उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर पवित्रा हड़बड़ा गई। सर, अभी मुझे घर जाना होगा। मैं ये फाइल बाद में पढ़कर आपको बता दूंगी। एनी सीरियस प्रॉब्लम डॉक्टर? पवित्रा: नो सर, वो मेरा बेटा। आई एम गो सर। इतना कहकर पवित्रा वहां से निकल गई और बत्रा उसे जाते हुए देखते रहे। आज पवित्रा ऑन ड्यूटी नहीं थी, तो वो आज फॉर्मल कपड़ों में ही हॉस्पिटल आई थी। उसने फिरोजी कलर का पटियाला सूट, ब्लैक सिल्वर कॉम्बिनेशन का दुपट्टा ले रखा था और दूसरे आज वो सुहागन रूप में थी। बत्रा उसे जाते हुए देख रहा था। मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर तुम्हारा भी है। तुम इतना प्यारे ना होते तो कसम तुम्हारी हम इतने दीवाने ना होते। शाम होते ही वो तीनों और दोनों बच्चे श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर खड़े प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वंदना जी भी अपने माता पिता से मिलने जम्मू चली गई थी। पवित्रा सांवरी से नाराज थी कि उसने झूठ बोलकर उसे हॉस्पिटल से जल्दी बुला लिया, वो आनंद का बहाना बनाकर, क्योंकि आनंद परम के मुकाबले में थोड़ा सा वीक था। थोड़ी सी चोट या कोई मुश्किल हो तो घबरा जाता था, बिल्कुल पवित्रा की तरह। ऐसी हालत में आनंद को सिर्फ उसकी माँ पवित्रा चाहिए थी, इसीलिए पवित्रा सांवरी से नाराज थी, बात नहीं कर रही थी। माधव, परम, आनंद तीनों सांवरी को इशारे से पवित्रा को मनाने को कहते हैं, जो उसे नाराज देख खुद भी गुमसुम सी खड़ी उसे ही देख रही थी। माधव का इशारा करने पर वो पवित्रा के पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेती है। माफ कर देना पावी, हो गई गलती, प्लीज। मुझे लगा पता नहीं वो कान खजूरा बत्रा तुझे हॉस्पिटल से कब छोड़ेगा। तू तो जानती है ना, वो थोड़ा सन की टाइप है। मैं या माधव वहां जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसने सिर्फ तुझे ही बुलाया था। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। पवित्रा ने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप हाथ बांधे हुए खड़ी रही। शावरी कान पकड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने सांवरी से मुंह फेर लिया। ये देखकर सांवरी की आंखें डबडबा गई। वो कितनी भी शरारत कर ले, हर तकलीफ दर्द बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन उससे पवित्रा की नाराजगी नहीं सही जाती थी। बचपन से अभी तक शायद आगे भी ऐसी ही थी दोनों। थोड़ी दूर पर खड़े परम आनंद ये देख रहे थे। दोनों को ये सब अच्छा नहीं लगा था, तो वो उन दोनों के पास आकर पवित्रा से बोले, मम्मा, मौसी ने झूठ नहीं कहा था। छुटकू को सच्ची में चोट लगी थी। हम सारे हाइड एंड सीक खेल रहे थे और ये छुटकू छुपने के लिए पीछे गार्डन में चला गया, फिसल कर गिर गया। परम ने कहा, हाँ मम्मा, भाई ठीक कह लेते हैं। जे दे तो मेले को, यहाँ लदी है, यहाँ लदी है, और यहाँ भी लदी है। आनंद ने अपने दोनों हाथों और घुटनों को भी दिखाया। बालों को हटाकर उसने अपने सिर की तरफ दिखाया, जहाँ हल्की खरोंच थी। पता है मम्मा, मोची मुझे गोद में लेकर नीले छिपी दादा लो रही थी। तब वंदना आंटी ने मोशी के फोन से आपके फोन कर सारी बात बताई, लेकिन मोशी ने उन्हें कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब देखकर और बिगड़ जाएगी, इसीलिए आपसे ये एक झूठ था, घर जल्दी बुलाने को कहा। परम ने पूरी बात बताई और स्थिति से भी अवगत कराया। पवित्रा ने आनंद को चेक किया, सिर्फ हल्की फुल्की सी खरांश थी। फिर उसका ध्यान सांवरी की तरफ गया। वो वहां पर नहीं थी। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो कुछ दूरी पर वो एक बेंच पर अकेली बैठी आसमान की ओर देख रही थी, साथ ही आंखों में नमी भी थी। पवित्रा को महसूस हुआ उसने अनजाने में ही सांवरी का दिल दुखा दिया। उसकी भी आंखें भर आई। तुम दोनों अपने मेडी अंकल के पास जाओ, मैं तुम्हारी मौसी को लेकर आती हूँ, कहकर पवित्रा सांवरी की तरफ बढ़ गई। पहले तुझे बचपन में मैं बंदरिया कहती थी, लेकिन तू तो सच में रोते हुए बंदरिया लग रही है, पवित्रा ने सांवरी के आंसू पोंछते हुए कहा। तो सांवरी भावुक होकर उसके सीने से लगकर रो पड़ी। पवित्रा भी भावुक होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे पता था अभी सांवरी को संभालना ज्यादा जरूरी है। ऊपर से दिखाती है, लेकिन अंदर से बहुत जल्दी बिखर जाती है। ऐसी ही है उसकी सावी। पावी, अगर परम ने तुझे पूरी बात नहीं बताई होती तो मुझसे अभी भी नाराज रहती ना? हाँ, क्योंकि तुझसे नाराज होने का मौका कभी कभी मिलता है, बड़ा मजा आता है तुझे हैरान परेशान देखकर। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी मैं, इसके लिए तू जो चाहे सजा दे सकती है मुझे, बस ये रोना बंद कर। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती।
तुझे शायद पता नहीं है कि मैं हमेशा से ही तुझे अपनी पहली संतान की तरह माना है। आनंद परम तो अब मेरी जिंदगी में आए हैं, लेकिन तू तो हमेशा से थी और रहेगी। तो क्या मैं थोड़ा सा नाराज नहीं हो सकती? इतना हक नहीं है? सांवरी जानती थी कि खुद कितनी अजीज है पवित्रा के लिए, लेकिन इस हद तक उसने पवित्रा को कस के पकड़ लिया, जैसे ही वो कहीं भाग जाएगी। हाँ, तेरा पूरा हक है मेरी जान, पर ऐसे नाराज होने का नहीं। तेरी ऐसी नाराजगी झेलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। दोबारा अगर ऐसा किया ना, तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। तू नहीं तो कुछ भी नहीं। सावी सोच, अगर तेरे सामने के 4 दांत टूटे हुए हो और ये तेरे होठ कचोरियों के जैसे फूले हुए हो और नाक पकौड़ी जैसी हालत में हो, तो तू बंदरिया से गई गुजरी होगी। पवित्रा ने उसे गले लगाए ही कहा, जिस पर साबी उसे हैरानी से देखा। पर मेरा मुंह ऐसा होगा? क्यों? क्योंकि मैं इसे थोड़ी देर में तोड़ने वाली हूँ, अगर दोबारा अपनी जान देने की बात कही तो। समझी? चल, ट्रेन आ चुकी है। वैसे तेरा सही है, नाराज मैं हुई थी, लेकिन मनाया किसी जा रहा है। पवित्रा ने सांवरी का हाथ एक बच्चे की तरह पकड़ रखा था, जैसे ही हाथ छूटते ही वो कहीं खो जाएगी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। सांवरी अभी भी उदास सी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे ऐसे देखकर माधव और बच्चे भी उदास हो गए थे। पवित्रा का ध्यान भी सांवरी पर ही अटका पड़ा था। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। सांवरी पवित्रा के सीने पर अपना सर रख देती है। थोड़ी ही देर में सांवरी सो चुकी थी, साथ ही बच्चे भी। उन दोनों का प्यार देखकर माधव भी भावुक हो गया था। उसने अपना फोन निकालकर एक तस्वीर को देखकर कहा, बच्ची, और आंखें मूंद ली। तीनों प्रयागराज विंध्याचल में पहले से ही बुक होटल के अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। माधव सांवरी को अपनी बाहों में लिए ले देता था। जाने जहां हूँ, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसा क्या पूछने वाले हैं आप? फिर कुछ सोचते हुए, अच्छा डॉक्टर साहब, पहले आप मेरा एक काम कीजिए, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगी। ठीक है, बोलो क्या काम करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक आंख बंद कर एक ही आंख से देखिए। अच्छा छोड़िए, एक तरफ की नाक बंद कर दूसरी तरफ से सांस लीजिए। ये क्या बेमतलब की बात कह रही हो? एक ही तरफ से सांस कोई कैसे ले सकता है? दम घुटकर रह जाएगा, मर भी सकता है। जब दो तरफ से सांस ले सकते हैं, तो क्यों एक तरफ से ले? दोनों ही इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, जैसे आप और पावी मेरी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही आप और पवित्रा मेरे लिए क्या है, शायद शब्दों में बताना मुश्किल है। बस इतना समझने की कोशिश कीजिए, पवित्रा मेरी जिंदगी है, आप जिंदगी जीने की वजह। आप दोनों में से कोई इधर उधर हुआ तो ये सांवरी खत्म हो जाएगी। उसने आंखें मूंद ली, साथ ही आंसुओं का सैलाब बह चला। नहीं सावी, दोबारा ये लफ्ज कभी भी अपने मुंह से नहीं कहना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ शावी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसे मत रो यार, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। प्लीज, सॉरी ना। वो भी उसकी बातें सुनकर तड़प रहा था। उसे अपने सीने से लगाए खुद को भी शांत करने की कोशिश कर रहा था। रात को डाइनिंग एरिया में सब खाना खा रहे थे। पवित्रा परम को खिला रही थी, शावरी आनंद को, लेकिन एकदम शांत और निर्भाव। पवित्रा बहुत देर से नोटिस कर रही थी, क्या हुआ मेरी गिलहरी, इतनी शांत क्यों है? सब कुछ ठीक है ना दोनों के बीच? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ है, और कुछ नहीं। अरे यार, छोटे मोटे झगड़े तो ऐसे ही होते रहते हैं और जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। सुबह के 4 बजे सभी जने टैक्सी में मौजूद थे, माँ विंध्यवासिनी मंदिर जाने के लिए। मंदिर में पहुंचकर पवित्रा ने सबसे पहले पंडित जी से मिलकर पूजा शुरू करने की बात की, क्योंकि मंदिर के पुजारी पहले से ही पवित्रा को जानते थे। फिर वो आई भी 6 साल बाद थी। आज सांवरी और पवित्रा ने एक जैसे ही साड़ी पहन रखी थी, मस्टर्ड येलो विथ रेड एंड गोल्डन मिक्स बॉर्डर, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। सांवरी तो नई दुल्हन थी, तो उसका निखरा चेहरा देखकर समझ आता था, लेकिन आज पवित्रा भी कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे का तेज और चमक उगते हुए सूर्य के समान लग रहा था। अभी सिर्फ 4 ही बजे थे, तो ज्यादा लोग नहीं थे, मगर जो इक्का दुक्का थे वो उन दोनों को ही देख रहे थे। माधव ने भी आज पहली बार ट्रेडिशनल ड्रेस मिल्की वाइट धोती कुर्ता पहन रखा था, और साथ में ऑरेंज कलर का स्क्रॉल उसने अपने कंधे पर डाला हुआ था।
इस वक्त वो प्रयागराज के किसी राजघराने का जमींदार लग रहा था। लंबा गठीला सुगठित शरीर, चेहरे पर एक तेज था। अभी सब मंदिर के बाहर भी खड़े थे। फिर पुजारी जी का फोन आया और संबंधितों को अंदर ले जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे पवित्रा के पैर मंदिर के अंदर जाने लगे, उसको पुरानी यादों ने घेर लिया। उसकी हालत खराब होने लगी। उसे हर पल वो याद आने लगा, कैसे उसकी और निर्मल की पहली मुलाकात हुई थी और निर्मल ने किस तरह से उसकी मांग भरी थी और सबने इस शादी को एक पवित्र बंधन के रूप में माना था। पवित्रा की आंखें नम हो चली। उसने कसकर शांति का हाथ पकड़ लिया। शांति भी उसके मन की स्थिति को समझ रही थी। जैसे तैसे वो हिम्मत कर मंदिर में माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति के सामने आई और वहीं एक तरफ बैठे पवित्रा से कहा, नव दंपति को बैठाइए, शुभ मुहूर्त हो गया है। पंडित जी पूजा शुरू किया। एक लाल और पीले रंग के कॉम्बिनेशन में चुनरी को और कुछ श्रृंगार के सामान को पवित्रा को देते हुए पंडित जी ने कहा, ये सब माँ के चरणों में अर्पण कर फिर उसे प्रसाद रूप नववधू की गोद भरी जाए। पवित्रा ने ऐसा ही किया। चुनरी लाकर उसने सांवरी को उठा दिया। बाकी का सामान, श्रृंगार सामग्री, फल फूल, मेवा, मिठाई और भी बहुत कुछ उसने उसके आंचल में भर दिया। माँ के चरणों का सिंदूर उसने माधव को देते हुए सांवरी की मांग भरने को कहा। माधव ने भी वैसा ही किया। पंडित जी अभी पूजा करवा ही रहे थे। दोनों बच्चे और पवित्रा हाथ जोड़े बैठे थे। पवित्रा माँ की ओर देखते हुए मन ही मन ने कहा, माँ, मैं तेरे चौखट में कभी खाली नहीं गई और आज भी नहीं जाऊंगी। तुझसे ही तो मुझे सब मिला है। ये मांग का सिंदूर मेरी गोद भरी सांवरी जैसी सखी दी, लेकिन माँ, जो मेरे जीने की वजह है, जिनसे मेरा संसार है, जिनकी खुशबू से मेरी सांसें चल रही है, उन्हें ही मुझसे दूर कर दिया। माँ, आज तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी अपने सुहाग को मांगती है। तुम भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ। मेरे बच्चे अपने पिता के शनि के लिए तरस रहे हैं। मेरे बच्चों को उनका पिता दे दो माँ। पवित्रा अपने दोनों हाथों में कपूर जलाकर माँ की आरती शुरू करती है। मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले विनती मेरी दातिये। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ। आज माघी की पूर्णिमा थी, इसलिए घाट पर भीड़ उमड़ने लगी थी। त्रिवेणी समेत सभी घाटों पर भीड़ जमा होने लगी थी। पवित्रा, सांवरी, माधव दोनों बच्चों समेत त्रिवेणी घाट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया। पवित्रा दोनों बच्चों को लेकर ऊपर आ गई और उनके कपड़े वगैरह बदलने लगी। इतने में भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगी। अभी तक किसी तरह दोनों बच्चों को साइड में ले जाकर खड़ी हो गई। आनंद को गोद में लिया और परम का हाथ पकड़ लिया, लेकिन भीड़ थी जो बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच परम का हाथ पवित्रा से छूट गया। जब तक वो उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश करती, वो उससे दूर होता गया। पवित्रा अपने होश खो दी पर एकदम से चिल्लाई, परम, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? तब तक सांवरी और माधव कपड़े बदलकर आ चुके थे। पवित्रा को इस तरह बदहवास सा देखकर सांवरी डर गई। उसने पूछा था कि क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माधव की नजर जब आनंद पर गई तो वो शर्मा हुआ अपनी माँ से लिपटा हुआ था। अचानक उसे परम का ध्यान आया। उसने पवित्रा से पूछा, पवित्रा, परम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी बताओ कहाँ है? माधव की बात सुनते ही पवित्रा एकदम से लड़खड़ा गई। माधव ने जल्दी से आनंद को अपनी गोद में लिया और सांवरी ने पवित्रा को संभाला, उसको एक तरफ ले जाकर पानी पिलाया। फिर उसके बाद आनंद के बारे में पूछने लगा। पवित्रा ने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे भीड़ के साथ परम का उससे हाथ छूट गया। अब तो सांवरी और माधव भी घबरा गए कि इतनी भीड़ में उसे कैसे ढूंढे। तीनों से ढूंढने के लिए निकल पड़े। माधव ने पवित्रा और सर्वसिंह साबरी से कहा कि जाकर चलो, पहले मंदिर मैनेजमेंट को कंप्लेंट करते हैं, फिर पुलिस थाने में जाकर एफआईआर करवाते हैं। पवित्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या नहीं करे। माधव आनंद को अपनी गोद में लेना चाहता था, क्योंकि पवित्रा की हालत देखकर उसे डर था कहीं वो उसे लेकर गिर न जाए। लेकिन आनंद न माधव के पास आया, ना ही सांवरी के पास। वो सहम गया था। परम से अलग होकर अभी सिर्फ वो अपनी माँ के पास रहना चाहता था। पवित्रा ने भी उसे अपने आप से लगाई बैठी थी। सांवरी ने खुद को संयमित कर पवित्रा की तरफ देखते हुए कहा, पावी, संभाल खुद को, अपने लिए ना सही इसके लिए। देख क्या हाल हो गया है इसका। जैसे ही सांवरी ने पवित्रा को खुद से लगाया, वो बिखर गई। सांवरी, क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? ये नियति का कौन सा खेल है? पहले वो दुनिया की भीड़ में खो गए और अब मेरा बच्चा। मैं यहाँ मैया से अपना सुहाग वापस मांगने आई थी और अपने आंचल का फूल ही खो बैठी। चुप, एकदम चुप।
कुछ भी बोली जा रही है। कुछ नहीं होगा मेरे परम को। चल उठ, ढूंढते हैं कहीं से कुछ तो पता चलेगा, चल। पवित्रा ने भी खुद को संभाल कर मजबूत इरादे और कदमों से आगे बढ़ गई। वो दोनों घाट पर परम की पिक दिखाकर पूछ रही थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी चलते हुए पवित्रा किसी से टकरा गई। कौन है बे, जिस प्रयागराज में संगम घाट पर मुक्ति पाने की बड़ी जल्दी है, जो हमसे यानी बबलू पांडे से टकराया है? कहते हुए वो आदमी मुड़ा तो सामने पवित्रा और सांवरी खड़ी थी। सांवरी ने दांत पीसते हुए देखा, एक 6 फीट का बलिष्ठ नौजवान, गेहुआ रंग, भूरे बाल, आंखों पर काला चश्मा लगाए, सफेद शर्ट, खाकी पैंट में खड़ा, मुंह में पान दबाए, गले में लाल गमछा, साथ ही कमर में सर्विस रिवॉल्वर। कुल मिलाकर ये सलमान खान की फिल्म दबंग के चुलबुल पांडे कम नहीं लग रहा था। वो पान चबाता हुआ उन दोनों के पास आकर बोला, का मैडम जी, ये बड़ी बड़ी आंखें का मंदिर में दान करे हैं या त्रिवेणी जी में प्रवाहित कर आ रही थी? जो इतना बड़ा 6 फुट का ई बांके जवान बबलू पांडे नजर नहीं आए? उसकी बातों को सुनकर सांवरी का दिमाग घूम गया। एक तो परम की फिक्र, दूसरे पवित्रा की बिगड़ती हालत। वो झल्ला कर दांत पीसते हुए बोली, अबे चिलगोजे, तेरी तो रुक, अभी मैं बताती हूँ। किसने कहा अपनी आंखें दान कर दी है? धूप न होते हुए भी आंखों पर खुद काला ढक्कन लगा रखा है। तू रुक। सांवरी कुछ बवाल खड़ा करती उससे पहले ही पवित्रा ने उसका हाथ पकड़कर ना में इशारा किया। सॉरी सर, वो हमारा ध्यान कहीं और पर था तो गलती से आपसे टकरा गए। फिर परम की पिक दिखाकर, क्या आपने इस बच्चे को देखा है कहीं आसपास? लेकिन ई तो आपके साथ ही है। लागत है कि आंख के साथ दिमाग भी खराब है। और हंसने लगा, साथ में उसके 2 कांस्टेबल भी। पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए और फट पड़ी उस शख्स पर। इनफ, बंद कीजिए अपनी बकवास। जिस पोजीशन और वर्दी के दम पर आप दूसरों की तकलीफ पर ये घटिया हंसी और बकवास बातें कर रहे हैं, असल में ना आप उस पोजीशन के लायक है ही ना ही इस वर्दी के। एक परेशान असहाय आम आदमी आपको अपनी परेशानी इस उम्मीद में लेकर आता है कि आप उसकी मदद करेंगे, लेकिन आप जैसे मशखरे लोग उनकी तकलीफ का मजाक उड़ाते हैं, साथ ही अपने कर्तव्य और वर्दी का भी। कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे जो पवित्रा की बातों को सही ठहरा रहे थे, जिससे बबलू पांडे और ज्यादा चिढ़कर बोला, बोल तो ऐसे रही हो जैसे पूरा खानदान फौज में हो, जहां सिर्फ फर्ज और देश सेवा की ही गंगा बहती हो। तभी पवित्रा ने दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे गर्व भी है अपने आप पर कि मैं एक सच्चे सैनिक की पत्नी हूँ। आपको नहीं पता, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी के अंधेरों को चुन लेते हैं, जहां वीरगति तो मिली पर देश की मिट्टी नहीं नसीब हुई। और अगर बच गए तो उसी गुमनामी में गुम होकर रह जाते हैं, सिर्फ आपके और मेरे जैसे आम नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए। मेरे पति भी उनमें से एक है, 6 सालों से लापता है। मैं यहाँ कश्मीर से उनकी माँ को ढूंढने आई थी, अपने दोनों जुड़वा बच्चों के साथ, जिसमें से मेरा एक बच्चा इस भीड़ में कहीं गुम हो गया है, मिल ही नहीं रहा। पवित्रा फिर रोने लगी। क्या कहा, जुड़वा? जी हाँ, जुड़वा, सांवरी ने दांत पीसते हुए कहा, जो पवित्रा को संभाल रही थी। भीड़ में भी खुसुर फुसुर होने लगी। वहां पर कुछ मीडिया वाले भी थे, जिसे देखकर वो ऑफिसर थोड़ा सा घबरा गया। अरे चौबे जी, आज तो लग गई लंका, हो गया कांड। ससुरा हमरा मजाक हम पे ही भारी पड़ गया। कोनो बात नहीं, अगर हम मामला को उलझाए हैं तो सुलझाएंगे भी हम। बबलू पांडे अपनी गाड़ी को एक बड़ी सी हवेली के बाहर रोकता है। उस हवेली का दरवाजा खुला और गाड़ी को अंदर ले लिया। अंदर से हवेली किसी किले से कम नहीं लगती थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़े राजा या जमींदार की मलकियत रही होगी। बबलू पांडे ने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। माधव समेत सांवरी, पवित्रा ने भी गौर से देखा कि पार्किंग में अंग्रेजों के जमाने की 2-4 गाड़ियां खड़ी थी, वो भी काफी अच्छी हालत में। सर, आप हमें म्यूजियम दिखाने वाले हैं क्या? माधव अपनी बात को पूरा करता उससे पहले ही बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल यहाँ जो भी पहली बार आता है और इन गाड़ियों को देखता है तो वो यही समझता है। प्लीज, जिस काम को करने आए हैं वो पहले कीजिए ना। सांवरी ने थोड़ा सा तल्ख लहजे में कहा, श्योर मैम, मैं वही करने वाला हूँ, आइए आप मेरे साथ। पवित्रा, जो एक बार फिर से गुम थी, निर्मल के एहसास में उसे निर्मल की खुशबू महसूस हुई। जानम, देख लो मिट गई दूरियां, कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। सांवरी ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। पावी तो ठीक है ना? कब से बोल रही हूँ, कहाँ खोई हुई थी?
सांवरी उसे ध्यान से देखते हुए कहा, ना कुछ नहीं, चल चलते हैं, वो दोनों हमें ही देख रहे हैं, पवित्रा ने कहा। सब पार्किंग से निकलकर गार्डन एरिया में आ गए। पवित्रा ने एक नज़र बगीचे और हवेली पर डाली। यहाँ हर तरह के फूलों के पौधे थे, खासकर मोगरा और रात की रानी। हवेली की बाउंड्री बहुत ही ऊंची थी, जो लाल पत्थरों से निर्मित थी। कोई चाहकर भी उस पार या इस पार नहीं जा सकता था, सिवाय मेन गेट से। बाउंड्री से लगते ही आम, अमरूद, जामुन, सहसूत, लीची और भी बहुत से फलों के पेड़ खड़े थे। मैदान पूरी तरह हरी घास से भरा हुआ था और बीच में तुलसी जी का बहुत सुंदर सा तुलसी जी का चौरा बना हुआ था। बीच में सफेद संगमरमर पत्थर से पगडंडी बनी हुई थी, जो सीधे हवेली के मेन गेट से अंदर जाती थी। बबलू पांडे पीछे तीनों चल रहे थे। उसने इन तीनों को गार्डन में ही लगे हुए कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और किसी को आवाज देते हुए अंदर चला गया। तभी एक जोर की आवाज सुनाई दी। सबने आवाज वाली दिशा में देखा तो एक बड़ी सी पीतल की थाल, जो हल्दी पाउडर से भरी हुई थी, वो शायद हवेली की छत की मुंडेर से नीचे गिर गया था और वहीं चूने की कुछ बोरियां भी रखी थी। फिर क्या था, चूना और हल्दी मिल गई आपस में। ठीक उसी समय बूंदाबांदी शुरू हो गई। आवाज सुनकर बबलू भी बाहर निकल गया। सत्यानाश, ससुर लोग एक काम सही से नहीं करते हो, फिर चाची तुम्हारी लंका लगाती है तो हमारे पास सिफारिश करवाने आ जाते हो। आज तो बेटा चाची तुम्हें देखकर कूट देगी। उनकी 5 किलो हल्दी खराब हो गई है। नयन सुख, बबलू ने एक नौकर को डांटते हुए कहा। का भैया, काहे हमें डरा रहे हो? बेटा नयन सुख, हम नहीं डरा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। का हो सकता है तुम्हारे साथ, इसीलिए ये कांड किए हुए हो ना। अभी जल्दी से समेटकर साफ करो और फटाफट मिल पर जाकर 5 किलो हल्दी पिसवा लाओ। समझी? भैया समझ गए। अरे आप सब अंदर आ जाइए, बारिश धीरे धीरे से तेज हो रही है, बबलू ने उन्हें बुलाते हुए कहा। पवित्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसके दिल में एक अजनबी एहसास ये महसूस सा हो रहा था। हल्दी और चूना आपस में मिलने के साथ ही पानी में मिलने से वो कुमकुम बनकर तैयार हो गया था और ये तीनों होटल से ही नंगे पांव चले थे। माधव ने देखा तो साइड से निकल गया, लेकिन सांवरी पवित्रा आनंद को संभाले हुए बेख्याली में आनंद को गोद में उठाए कुमकुम पर से चलते हुए आगे निकल गई। दोनों के पैर पूरी तरह से कुमकुम से सने हुए थे। पवित्रा अंदर की तरफ जाने को हुई तो वो आनंद को लेकर थोड़ा लड़खड़ा गई। उसे संभालते हुए शावनी ने कदम उठाया और पवित्रा के पैरों में उलझ कर रह गए। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों तो नहीं गिरी, लेकिन वहीं चावल के कई सारे कट्टे रखे हुए थे, उनमें से एक, जिसका मुंह खुला हुआ था, अंदर की तरफ लुढ़क गया। बाहर का मौसम एकदम से बदल गया था। जोरदार बारिश और साथ ही ओले गिरने लगे थे। ये शब्द देखकर तीनों परेशान हो रहे थे। तभी एक जोरदार बिजली कड़की, जिसे सभी चौंक उठे। आनंद डर से मम्मा मम्मा कहकर पवित्रा से लिपटकर रोने लगा। मम्मा, क्या भैया भी हमसे पा की तले दूर चले जाएंगे? नहीं मेरा बच्चा, ये क्या बोल रहे हो? परम यहीं पर है, वो कहीं नहीं जाएगा। बस। पवित्रा तड़प उठी और खुद को संभाल नहीं पाई, रो पड़ी। शावरी उसे संभालते हुए बोली, आनंद तुम जानते हो ना, परम को हाइड एंड से खेलना पसंद है, वो बस अभी यही खेल रहा है। पर मम्मा क्यों रो रही है? तुम्हारी मम्मा बिजली के कड़कने से डर के रो रही है ना पवित्रा? इस बार माधव ने आनंद के सर पर हाथ रखकर कहा। सच्ची मम्मा? मुच्ची, शावरी ने कहा। मैं आपको अपने गले से लगा लेता हूँ, फिर आपको डर नहीं लगेगा। यह कहते हुए आनंद पवित्रा से अलग होकर उसे अपने छोटे छोटे हाथों के घेरों में लेने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी निर्मल उसके परेशान होने पर उसे अपने बाहों में भर लिया करता था। बाहर बादलों का शोर और बारिश के पानी का शोर, दोनों ने मुकाबला करने की ठान रखी थी। अक्सर कहा जाता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मगर आज ये कहावत झूठ साबित हो रही थी। सर प्लीज अब तो हमारे बच्चे से मिलवा दीजिए, देखिए तीनों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है, माधव ने धीरे से बबलू पांडे से कहा। उसने किसी को आवाज दी, ए गजोधर, जरा हमरी काकी को बुलाए दो, कहना बबलू पांडे जी आए हैं। नाही भैया, हमें जूता नहीं खाना, आप ही जाइए। का बे, ऐसे काहे बोल रहे हो बे? अरे हम इस एरिया के एसपी साहब हैं और तुम हमें डरा रहे हो। एसपी साहब सवेरे जो आचार कांड किए थे ना, जिसमें आपने हमें जबरदस्ती शामिल किया था, वो काकी को पता चल गया है।
सुबह से हम पूरी हवेली में घबराए हुए छुप छुप कर काकी के गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो हमरे हिस्से का जूता चप्पल भी आप ही खा लेना। हम चले। जय राम जी की। अब्बे साले कहाँ है और कहाँ, हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? दूसरी बात, साले तुम्हें दिखता नहीं, यहाँ मेहमान है और सारी पोल पट्टी खोलकर रख दिए हैं, सारी पर्सनैलिटी और इज्जत का मर्डर कर दिए हैं। शाले बाद में निपटाते हैं तुम्हें, पहले जाओ मेहमान खातिर चाय नाश्ता लाओ, वो बच्चा खातिर कोनो चॉकलेट वगैरह तो ले आओ। और खबरदार, जो गायब हो गए तो हम मिस्टर इंडिया थोड़े ही हैं जो गायब हो जाएंगे। आते हैं। वो तीनों तो इन दोनों की नोक झोंक देखकर थोड़ी देर के लिए अपनी बातें भूल गए। नन्हा आनंद दोनों को समझने की कोशिश कर रहा था। गजोधर अभी 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि वापस पवित्रा के पास आकर आनंद को देखते हुए बबलू से बोला, ई भैया, ये बबुआ तो काकी के पास थे, उनके सर में चोट भी लगी थी, फिर ये मैडम जी के पास कैसे और इतनी जल्दी घाव भी भर गया? क्या मेरे परम के सर पर चोट लगी है? कहाँ है वो? कैसा है वो? प्लीज मुझे अभी ही उसके पास लेकर चलिए। पवित्रा एकदम पैनिक हो गई। शावरी और माधव उसे संभालने लगे। परम, गजोधर ने पूछा। हाँ गज्जू, वे दोनों बच्चे जुड़वा भाई है का? हाँ। काकी कहाँ है? वो बंद वाले कमरे में थी, लेकिन अब अपना कमरे में है का? और तुम हमें अब बता रहे हो? बबलू अचानक ही परेशान हो गया था। पवित्रा एकदम से चिल्लाई, ऑफिसर आपको पता है मेरे बच्चे को चोट लगी है, लेकिन ये नहीं पता कि अगर ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप रेयर है और इनके पिता का है। पर उन्हें भी कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? कहते हुए वो सोफे पर ही ढह गई। उसकी अंतिम बात पर वहां सभी की आंखें नम हो गई। ए गज्जू, ये रो कौन रही है? संध्या बेला में एक 50 साल के आसपास की महिला, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और माथे पर सफेद चंदन का टीका, कानों में सोने के भारी कर्णफूल, गले में तुलसी की माला के साथ ही ठीक वैसा ही लॉकेट जो निर्मल ने पवित्रा को ट्रेन में मांग भरने के बाद मंगलसूत्र के तौर पर पहनाया था, जो अभी भी उसके गले में ही था। उनके हाथों में भी सोने के कड़े थे। वो परम का हाथ थामे हॉल में ही आ रही थी। तभी परम की नजर सांवरी पर गई, साथ ही माधव पर भी, जो पवित्रा को घेरे हुए थे। मौसी, मेरी अंकल, परम जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाकर उनकी तरफ भागा। अरे बबुआ, ध्यान से, वो महिला बोली, साथ ही उसके पीछे सभी के पास आकर खड़ी हो गई। परम की आवाज सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। वो भागता हुआ सीधा पवित्रा के सीने से लग गया। उसने भी उसे अपने सीने में छुपा लिया। पवित्रा उसे कभी चूमती तो कभी अपने सीने से चिपका लेती। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पहले तुम्हारे पापा और अब तुम। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो क्या जवाब देती मैं उनको? बताओ, क्यों गए थे? पवित्रा परम को अपने सीने से लगाए रोती हुई अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। सांवरी ने उसे कंधे से हिलाया। पावी, होश में आ, क्या बोले जा रही है? देख तो सही, ये पहले ही इतना डरा हुआ है, और तेरी ये दिल काटने वाली बातें। कितनी बार समझाया है तुझे, मेरे बच्चों के सामने कमजोर मत पड़ा कर, लेकिन नहीं, तुझे सुननी कहाँ है मेरी बातें। अब सीधी तरह से मानती है या कुछ लेकर मानेगी? शावरी खुद रोते हुए पवित्रा को डांटकर चुप करवा रही थी। माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत होने को कहा। सांवरी की बातों का असर था या उसके गुस्से का, पवित्रा एकदम नॉर्मल हो गई। वहां खड़े सभी लोग उन दोनों का प्यार देख नम आंखों से मुस्कुरा रहे थे। वहां खड़ी उन महिला की नजर सिर्फ पवित्रा पर ही टिकी हुई थी। पवित्रा को भी खुद पर किसी की नजरों का आभास हुआ तो उसने सर उठाकर देखा तो वो पहले से ही अपना चेहरा मेन गेट की तरफ कर लिया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई जब उन्होंने देखा कि कुमकुम से सने 2 जोड़ी पैरों के निशान मेन गेट से होते हुए अंदर मंदिर तक आए हैं। साथ ही चौखट पर अंदर की तरफ बिखरा हुआ चावल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी 2 जोड़ी दुल्हनों का गृह प्रवेश करवाया गया है। हे राम जी, ई किसने किया है? वो फिर जोर से बोली, का हुआ काकी? ई देखो बबलू, का हुआ है? सबने उधर नजर घुमाई तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। उन महिला की नजरों ने पैरों की छाप का पीछा किया तो नजरें सांवरी पवित्रा पर आकर ठहर गई। उन दोनों को भी ये महसूस हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को देख अपने पैरों की तरफ देखा और घबरा गई। पवित्रा उठकर उनके पास आकर बोली, माताजी, ये गलती मुझसे और मेरी बहन से अनजाने में हुई है। मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ और जो चावलों का नुकसान हुआ है वो भर देंगे।
वो आगे कुछ और नहीं बोल पाई। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोली, राम जी की कृपा से और माँ विंध्यवासिनी की इच्छा से ही आज तक यहाँ सब कुछ होता आया है। जो आज जो कुछ भी हुआ है उसमें भी उनकी कोई मंशा होगी। फिर क्या पता हमरा तुमसे कोई कल नाता ही जुड़ जाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जी ज्यादा मत सोचो, हमारे घर में स्वयं माँ लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। इन पद चिन्हों के सहारे तुम्हारे सर में चोट लगी थी ना? हाँ मम्मा, लेकिन इन दादी माँ ने बैंडेज कर दी है, ये देखो। कहते हुए परम ने अपना सर पवित्रा को दिखाया। सॉरी, मेरी लापरवाही से तुम्हारा हाथ छूट गया था और मेरे बच्चे को इतने दर्द सहने पड़े। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ ना? नो नो मम्मा, यू आर द बेस्ट मम्मा ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे दर्द भी नहीं हुआ। आई एम ए बॉय। यश मम्मा, भाई के साथ मैं भी ब्रेव बॉय बन गया हूँ, परम आनंद ने पवित्रा के गले लगते हुए कहा। बाकी सब उन तीनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो महिला अब भी पवित्रा को एकटक देख रही थी। पवित्रा ने भी महसूस कर लिया था। वो उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, जो आपने मेरे बच्चे को बचाने के साथ उसकी देखभाल भी की। जिंदगी में अगर आपके किसी काम आ सकी तो खुद को भाग्यशाली समझूंगी। क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं माँ? क्या पता। इतना कहकर उन्होंने परम आनंद के सर पर हाथ फेरने लगी। उनकी आंखों में वात्सल्य का सागर हिलोरे ले रहा था, जैसे किसी बहुत ही अपने को पा लिया है। पवित्रा उनको देखकर उनकी बातों से बुरी तरह उलझी हुई थी। उसे ऐसे देखकर उन्होंने कहा, ज्यादा मत सोचो, सर का पता नहीं, लेकिन मेरे घुटनों में जरूर दर्द होने लगेगा। हम अपने बच्चों के कपड़े बदलवा कर आते हैं, तब तक तुम सब हाथ मुंह धोकर आओ, भोजन तैयार है। पवित्रा उनकी बात सुनकर चौंक गई। अक्सर निर्मल ही उसे ये बोलकर चिढ़ाया करता था जब वो उदास हो किसी गहरी सोच में गुम होती थी। उसने सांवरी की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि वो भी ये बात जानती थी। रिलैक्स यार, ये इत्तेफाक से कहा है और कुछ नहीं। सब खाने की टेबल पर इकट्ठा हो गए थे और उन महिला का इंतजार कर रहे थे। लो आ गई हमरी काकी भी, बबलू ने उनको देखकर कहा। सबने पलटकर देखा तो देखते ही रह गए थे, खासकर पवित्रा और सांवरी। वो परम आनंद का हाथ थामे सामने से आ रही थी और उन दोनों ने सफेद रंग चूड़ीदार कुर्ता पायजामा, साथ में जेड ब्लैक नेहरू जैकेट पहने हुए थे। पैरों में राजस्थानी छोटी छोटी मोचड़ी। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। पवित्रा ने देखा तो एक बार के लिए उसे लगा निर्मल ही आ रहा है। वो भी ऐसे ही तैयार हुआ करता था। अपने बच्चों को देखते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। ऐसे क्या देख रही हो, माना कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, फिर भी ऐसे देखने से नजर लग सकती है हमारे पोतों को। जी पोते? शावनी ने हैरान होकर कहा और पवित्रा उनके चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आप लोग हैरान न होइए, हमारी काकी है ही ऐसी, जिससे मिलती है एक रिश्ता सा जोड़ लेती है। इतने में ही लाइट भी चली गई। ए गज्जू, जाकर इन्वर्टर चालू करो। भाई मौसम भी खराब, ऊपर से लाइट भी चली गई। जब तक इन्वर्टर चालू होता है मैं आपका एक दूसरे से परिचय करा देता हूँ। ये है मेरी गंगा काकी, साथ ही यहाँ की जमींदार भी। और काकी ये हैं। उसके बोल अधूरे ही रह गए। पवित्रा और सांवरी बहनें हैं, दोनों, साथ ही डॉक्टर भी। और वो फौज में कश्मीर से। ये लोग यहाँ आए हैं घूमने, सही बोले ना हम? गंगा जी ने पवित्रा की आंखों में देखते हुए कहा। पर काकी, आपको कैसे पता? बबलू ने हैरान होकर कहा। बाकी सबका भी यही हाल था। मुझे तो ना ये आंटी कोई लेडी डॉन लगती है। जब से हम इनसे मिले हैं तब से ये तुझे ही घूरने में लगी हुई है। और तो और हमारी सारी इंफॉर्मेशन भी निकाल ली। शावरी ने धीरे से पवित्रा के कान में कहा, लेकिन उन्होंने सुन लिया। पवित्रा ने उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। बेटा, हम कोई लेडी डॉन नहीं है, बल्कि चंबल की डाकू से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जरूरत पर। वरना गंगा काकी गंगा की तरह शांत है, बबलू ने कहा। गंगा जी ने कहना शुरू किया। हम संगम में स्नान कर बाहर आ ही रही थी, तभी कुछ भिखारियों ने रास्ता रोककर कुछ मांगने लगे। जो शारीरिक रूप से ठीक थे उन्हें हमने डांट फटकार कर भगा दिया। जिन्हें वाकई में जरूरत थी उन्हें कुछ कपड़े और पैसे देने लगे। इन्हीं सबसे कुछ देर हो गई और घाट पर भीड़ बढ़ने लगी। हम थोड़ा सा रुककर निकलने के लिए राह तलाशने लगे, तभी हमारी नजर एक छोटे से बच्चे पर गई। भीड़ में इधर से उधर टकरा रहा था। इतने में किसी का धक्का लगा और वो गिर गया। सीढ़ी के किनारे से उसका सर हल्का सा छिल गया था और खून बहने लगा था। हमने लपक कर उसे अपनी गोद में उठाया तो वो बेहोश हो गया था।
कहकर उन्होंने पवित्रा को देखा। पवित्रा अपनी आंखें मीचे परम को अपने सीने से लगाए सिसक रही थी। फिर क्या हुआ आंटी जी? माधव ने पूछा। हमने परम को अपनी गोद में लिए हुए किसी तरह भीड़ से निकलकर व्यास जी के क्लिनिक पर ले गए। उन्होंने जांच कर कहा कि डर से बेहोश हो गया है और चोट भी ज्यादा गहरी नहीं है, 1-2 घंटे में होश आ ही जाएगा। इन सब में दोपहर हो गई थी। तभी व्यास जी ने कहा, ठकुराइन जी, लगता है बबलू ने फिर कोनो कांड कर दिया है। देखिए, हमने भी जब देखा तो अपना माथा पीट लिया। फिर टीवी पर आनंद का चेहरा दिखाकर एक रिपोर्टर कह रहा था, बिल्कुल ऐसा ही बच्चा है, ये दोनों जुड़वा भाई है। हमने परम को देखा तो सारा मामला समझ गई। फिर तुम्हें हमने व्यासी के कहने पर उनके फोन से संदेशा भिजवा दिया, साथ ही परम की फोटो भी। फिर हम खुद भी अपने बच्चे को लेकर हवेली लौट आए। सारी बात बताकर वो दोनों बच्चों को स्नेह और ममता से देखने लगी। उनकी भी आंखें नम हो गई थी। पवित्रा अभी भी सिसक रही थी। आंटी, अगर आप नहीं होती तो न जाने हमारे बच्चों के साथ क्या होता। आपके लिए शुक्रिया शब्द बहुत ही कम है। माधव और सांवरी दोनों ने हाथ जोड़कर कहा। मैं कैसे देख सकती थी अपने बच्चे को उस हाल में? आखिर ये मेरे नी। वो बोलते हुए चुप हो गई। उनका गला भराया, उठकर जाने लगी। अभी 2 कदम बढ़ा ही पाई थी कि पवित्रा की आवाज सुनाई दी, माँ। पवित्रा के माँ कहने पर गंगा जी ठिठक कर रुक गई। उसने परम को सांवरी को देते हुए गंगा जी की तरफ बढ़ गई। उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो उसे देखने लगी। माँ, आप मेरे पति की माँ है और उस नाते मेरी भी माँ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी। पवित्रा उनके गले लगकर सिसक उठी थी। लेकिन आपने मुझे देखते ही पहचान लिया था ना? माँ, हाँ, हमने जब घाट पर परम को देखा था तभी हमारा मन हमसे बोल उठा था कि हमारा नीरू या उससे जुड़ा हुआ कुछ हमारे आसपास है। और देखो, वो ना सही उसकी निशानी ही सही, उसके रूप में तुम ही सही। गंगा जी ने रोते हुए कहा। नहीं माँ, वो भी है, बस दुनिया की भीड़ में कहीं छिप गए हैं। मगर वो है माँ, वो है। वो बिलक उठी थी। गंगा जी ने उसका इस तरह बिलखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हमारी ममता भी यही कहती है कि हमारा नीरू है दुनिया के किस कोने में है, लेकिन वो है, अब जल्द ही वापस भी आएगा। लेकिन तुम्हारे इस तरह रोने से हमारी नाराजगी कम नहीं होगी, गुस्सा तो बिल्कुल कम नहीं होगा। पवित्रा ने खुद को संभालते हुए कहा, आपकी सारी सजा मेरे सर माथे पर माँ गुस्सा मत होइए, मुझे मनाना नहीं आता, अनाथ जो हूँ। पावी। पवित्रा की बात अधूरी रह गई। सांवरी ने उसे जोर से चिल्लाते हुए कहा, लगता है तूने फाइनली मरा हुआ मान लिया है, इसीलिए शायद खुद को उस मनहूस शब्द से नवाज रही है ना पावी? शावी, प्लीज ऐसा मत बोल। नहीं दुल्हन, तुमने अपनी बहन के साथ हमारा भी दिल दुखाया है, खुद को अनाथ कहकर। शावरी का गुस्सा अपनी जगह ठीक है। गंगा जी ने दोनों को शांत करने लगी। रात का जाने कौन सा पहर था। पवित्रा की आंख खुली तो उसे लगा निर्मल उसके पास बैठकर उसे ही देख रहा था, मगर वहां कोई नहीं था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।